बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जब गिरी और उसके बाद फिर वो पार्लियामेंट से उन्होंने खुदा हाफिजी की, तो उम्मीद ये लगाए बैठे थे लोग कि वो लोग जो कि महंगाई मार्च किया करते थे, वो लोग जो कि अवाम के हुकूक के हवाले से सदाएं बुलंद किया करते थे, वो मामला तब्दील कर देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 2.5 माह के अंदर हम लोगों ने जो देखा वो ये था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर 100 से ज़्यादा रुपए का इजाफा होने वाला है, क्योंकि अभी 85 रुपए तक तो हो गया, इसके अलावा 50 रुपए तक और होने वाला है। नॉट जस्ट दैट, आटे की कीमतों के अंदर, चीनी की कीमतों के अंदर भी बेशबहा इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। मामला सिर्फ यहां नहीं रुकता, बल्कि पाकिस्तान की पूरी मईशत इस पॉइंट पर आ चुकी है कि अब हम लोगों को मईशत या माशी फैसले अपने दिए हुए और लिए हुए कर्जों के हवाले से लेना पड़ते हैं। यह मामला इस कदर आगे बढ़ गया है कि इस हुकूमत के लिए मुश्किल फैसले लेना, अनपॉपुलर डिसीजंस लेना पॉलिटिकल रेपकशंस रखता है। और ये सियासी जमातें, तमाम सियासी जमातें जो कि बड़े अरसे से पाकिस्तान के अंदर सियासत कर रही हैं, अब वो ये सोचने पर मजबूर हैं कि ये जो फैसले हैं ये उनको सियासत में किधर लेकर जाएंगे। एक बात बहुत वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ताबड़तोड़ हमले, जो लफ्जी हमले किए जा रहे हैं, वो भी बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तरीके से वो लॉन्ग मार्च की तरफ आएगी वापस या नहीं आएगी, ये एक अहम सवाल है। लेकिन वो हुकूमत जो कि इतनी सारी सियासी जमातों की हुकूमत है, इतने सारे मंजे हुए सियासतदान उसमें बैठे हैं, वो हमें कुछ डिलीवर भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इसके साथ साथ इंतखाबात कब होंगे और इमरान खान साहब के बारे में इल्ज़ामात क्या लफ्जी रहेंगे या उनको कोई कानूनी शक्ल मिलेगी, ये तमाम सवाल आते हैं जो आज हम रखने वाले हैं हनीफ अब्बासी साहब के सामने। हनीफ अब्बासी साहब साबिक वजीर रह चुके हैं, इसके अलावा माविन खुसूसी थे, लेकिन माविन खुसूसी बनने के बाद भी एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो हुआ कि 27 अप्रैल को हनीफ अब्बासी साहब को ऐसे पीएम बनाया जाता है शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के अंदर। 6 माह को शेख रशीद साहब उनकी तकर्रुरी को चैलेंज कर देते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। नॉट जस्ट दैट, 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती के ऊपर नजरसानी का हुक्म दिया जाता है और 17 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहती है कि हनीफ अब्बासी साहब के माविन खुसूसी जो बनने की बात है उसको आर्जी तौर पर मुअत्तल किया जाए, काम करने से रोका जाए। 2 जून को हनीफ अब्बासी साहब इस्तीफा दे देते हैं और 3 जून को वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब उनका इस्तीफा कबूल कर लेते हैं। बहुत सारे मामलात जो कि कैबिनेट के अंदर उस दौरान तक 3 हफ्ते पहले तक हुए, उसके प्रिवी भी हैं। बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बास साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अब्बास साहब, सबसे पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। हमने सोचा था पता नहीं क्या तब्दीली आएगी, तब्दीली के बाद की कोई तब्दीली आएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, सारे मामलात मैंने आपके सामने रखे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि PML-N समेत जितनी जमातें हैं 12-13, इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार दिया? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि शायद आपको मालूम नहीं है कि कौन शख्स वज़ीर आज़म बना है, और इसका कंपैरिजन आप करें 2013 में, जब इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में अंधेरे छाए हुए थे, पूरा मुल्क जो है अंधेरों में डूबा हुआ था। 18 घंटे से 20 घंटे देहातों के अंदर और 16 से 18 घंटे जो है वो शहरों के अंदर लोड शेडिंग हुआ करती थी। मेरी पूरी कैबिनेट ने कहा जब हमारी हुकूमत बन गई कि हमारा पूरा टेन्योर गुजर जाएगा, लेकिन ये पावर प्लांट नहीं लगेंगे और ये डेफिशिएंसीज जो है ख़त्म नहीं होंगी। तो उस वक़्त के चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अपने भाई प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब से कहा कि मुझे एक मौका दे, और इंशाल्लाह ताला ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। और दुनिया का रिकॉर्ड है कि जो पावर प्लांट 5 से 6 साल में दुनिया में लगते थे, उन्होंने 22 महीनों में लगा के दिए, और 10,000 मेगावाट जो है वो नेशनल ग्रिड में शामिल। आप बेसिकली पंजाब स्पीड की बात कर रहे हैं ना? नहीं, वो तो पाकिस्तान में लगे थे ना, पूरे पाकिस्तान नेशनल। और ये मैं पंजाब स्पीड मैं नहीं कहता, शहबाज स्पीड मैं नहीं कहता, ये चाइनीज कहते हैं, ये टर्किश कहते हैं। तो ये वफाक में आके पुट्ठे पासे तो नहीं चल पड़ी? नहीं, अभी सुने ना, आपकी सारी बातों का जवाब दे। देखिए, 2018 से जरा कंपैरिजन करें। 2018 में जब हम हुकूमत छोड़ के गए थे तो 52 रुपए की चीनी थी, 35 रुपए का आटा था, घी 160 रुपए का था, और यूनिट जो था वो 12 से 13 रुपए का था, और डॉलर जो था वो 110 रुपए का या 109 रुपए का छोड़ के गए थे, और पाकिस्तान की तरक्की जो थी वो 5.80 पे छोड़ के गए थे। 4 साल के अरसे के दौरान खोती रेडी चलाने वाले को हमने मर्सिडीज गाड़ी दे दी। उससे इस मुल्क के ऊपर सबसे बड़ा जो जुल्म किया वो 2 सेक्टर्स पे किया, एक एनर्जी सेक्टर्स के अंदर और दूसरा इकॉनमी के अंदर। दोनों जगह के ऊपर उस रॉ एंड आदमी ने, जो कहता था मेरे पास 200 लोगों की पूरी टीम है जो आके पाकिस्तान को संभाल लेगी, उससे 4 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए, उसने 4 फाइनेंस सेक्रेटरी चेंज किए, उसने तमाम वजारतों के अंदर 8-8, 10-10 मरतबा
वजारतों को भी चेंज किया और सेक्रेटरीज को भी चेंज किया। और ये सारा 4 साल का गंध जब आकर, और ये एग्रीमेंट जो है, इस एग्रीमेंट की एक और आपको शायद मालूम नहीं है, ये जो IMF से किया हुआ एग्रीमेंट है, ये जाने वाली हुकूमत लेजिस्लेशन करके गई है। मुझे तो मालूम है, हाँ, लेजिस्लेशन करके गई है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पाँव पे कुल्हाड़ा नो नॉट एट ऑल, मैं समझता, मेरी बात नहीं, मैं किसी एक्सक्यूज में नहीं जाऊंगा, किसी एक्सक्यूज में नहीं जाऊंगा। और मौजूदा वजीर आजम की सबका कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर मैं ये कहूंगा कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले 6 से 8 माह इस पाकिस्तान के लिए अच्छे होंगे और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान को उस वक्त डिट्रैक किया गया जब 2017 में मियां नवाज शरीफ को निकाल दिया गया। उस वक्त $62 बिलियन की पाकिस्तान के अंदर चाइना की इन्वेस्टमेंट आ रही थी। नहीं, लेकिन आज तो 1 अरब नहीं, इस तरह फर्क नवाज शरीफ साहब चले गए, बड़ा फर्क पड़ता है। देखें मेरी बात सुने, जब नवाज शरीफ गया तो पूरी हुकूमत हिली, पाकिस्तान हिल गया, पाकिस्तान के दोस्त हिल गए, जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी थी। उन्होंने सोचा कि इस मुल्क का वजीर आजम इस तरह निकाल दिया जाता है जैसे दूध में से मक्खी निकाल दी जाती है। तो लोगों का एतमाद शेक हुआ, उसकी बुनियाद के ऊपर लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया। जो चीफ एग्जीक्यूटिव CEO मेरी मौजूदगी के अंदर 62 कंपनीज के जो CEOs थे मल्टीनेशनल के, वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पंजाब से मिल रहे थे, वो भाग गए, उसी दिन भाग गए, 2017 में भाग गए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के जाने की वजह से हम जा रहे हैं। नहीं, ये तो दुनिया सच करती है ना, दुनिया इस तरह थोड़ी है। तो कोई रवांडा में जाके क्यों नहीं इन्वेस्ट करता कोई? अच्छा, मुझे बताइए, अफ्रीका में जाके। अब मैं आता हूँ, आपके सवाल का जवाब देने लगा हूँ। इंशाल्लाह ताला ये जो चीज़ें, अब इसको उसी एग्रीमेंट को साथ लेके चलना था। उस एग्रीमेंट से बाहर तो हम जा नहीं सकते थे, जिसकी मौसूफ लेजिस्लेशन भी कर गए थे। उन्हें पाकिस्तान उस वक्त तक अजीज़ है, इमरान खान का कह रहा हूँ, जब तक वो वज़ीर आज़म रहे। उसे अदालत वो चाहिए जिसका फैसला उसके हक़ में आए, उसको फ़ौज वो चाहिए जो उसको वज़ीर आज़म बनाए, उसको इलेक्शन कमीशन वो चाहिए जो उसको इलेक्शन जितवाए। इस तरह के काम नहीं चलते। इंशाल्लाह इन 8 महीनों में पाकिस्तानी अवाम देखेगी अल्लाह ताला के फजलो करम से ये सारी चीज़ें रिवर्स होंगी। महंगाई भी कम होगी, मैं ये नहीं कहता ख़त्म हो जाएगी, महंगाई भी कम होगी, डॉलर में भी इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर इंशाल्लाह 10 से 12 अरब डॉलर जो है आने वाले 8 महीनों में इंजेक्ट होने वाला है। अच्छा, लेकिन अब्बास साहब किस तरह से अभी 2 महीने बाद, क्योंकि मैं आपको यही बता रही हूँ कि तवक्को ये थी कि शायद जो है इमरान खान साहब की ज़माने के अंदर बड़ी महंगाई हो गई थी, इसीलिए महंगाई मार्च पे महंगाई मार्च हो रहे थे, और ये हुकूमत आएगी तो ये बता दें, अभी एक सेकंड, थोड़ा सा इस तरह कंफ्यूज ना करें ना लोगों को। मैं तो लोगों को बता रही हूँ ना, तवक्को क्या थी। बात तो सुने, इस तरह ना करें। पहले 15 से 20 दिन आपने जिक्र किया, वो कैबिनेट बनने में हमेशा जब भी हुकूमतें आती हैं, आते ही नहीं कैबिनेट बन जाती, आते ही नहीं ओथ ले लेते, 15 से 20 दिन लगते हैं। अब इतना बड़ा कॉलिशन गवर्नमेंट थी, उसके अंदर भी 15 दिन लगे, ज़्यादा दिन नहीं लगे। अब टोटल डेज कितने हुए ज़रा मुझे निकाल के बताएं। तकरीबन 10 अप्रैल को ख़त्म हुआ ना वो, तो तकरीबन दो महीने, मैं 2 महीनों के अंदर, 2 महीनों के अंदर या 2.5 महीनों के अंदर इंशाल्लाह ताला आपको वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं सीधी करने में हमें लगी हैं। अब आने वाले 2.5-3 महीनों में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। हम वो नहीं कहेंगे कि पिछले 30 साल फलां कर गया, 12 साल फलां कर गया। 4 साल के अंदर जो बर्बादी करके गया है वो 74 साल की बर्बादी के बराबर है। कैसे, आप पूछे मुझे कैसे? अब आप देखें ना, वो कर्ज जो उसने लिया, वो तो शौकत अली ने 80% तो खुद मान गया ना, कि जितना कर्ज 74 साल में 2018 से पहले लिया गया है, वो कर्ज और इमरान खान का कर्ज, बट उन्होंने कहा कर्ज वापस करने के लिए 100%। नहीं, सब ड्रामे, वो कैलकुलेशनें बता रहे हैं। अब पूरी दुनिया कहती है कि 100% जो है ना, जितना कर्ज 74 सालों में सारी हुकूमतों ने लिया, इमरान खान ने 4 साल में लिया। इस मुल्क की तबाही की बुनियाद रख के गया वो। अच्छा, मुझे बताएं अब्बास साहब, आप हल्के की सियासत करते हैं और बड़े अरसे से हल्के की सियासत करते आ रहे हैं, PMLN ज्वाइन करने से पहले से। जब आप हल्के में जाते हैं और उनको बताते हैं कि आपने 85 रुपये फी लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया है और अभी 50 रुपये के करीब और बढ़ना है, उसके ऊपर लेवीज लगनी है, टैक्सेस लगने हैं, तो फिर क्या अवाम से तवक्को रखेंगे कि वो आपको वोट दें? या आपके किसी पहली बात तो ये है कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जो महंगाई है इस पे आके बैठ के, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ और आप वाली बात एक अवामी नुमाइंदा भी हूँ, तो मैं तो नहीं कहता कि पेट्रोल बढ़ गया तो अच्छी बात हो गई या ये हो गया। मैंने तो सिर्फ ये हकायक बताए हैं। कुछ चीज़ें हकायक पे मबनी होती, लोगों को बतानी पड़ती हैं। अब इन सारी चीज़ों का मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि पेट्रोल से ये सब्सिडी ख़त्म करना, इलेक्ट्रिसिटी से सब्सिडी का ख़ात्मा करना, ये सब चीज़ों का ख़ात्मा जो है वो एक एग्रीमेंट करके गया है। और हुकूमतों के जब एग्रीमेंट होते हैं उसको फिर आने वाली हुकूमत भी ओबे करती है, ठीक है।
मैं ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये जो वक्त आने वाला वक्त है, इसके अंदर लोगों को रिलीफ मिलेगा। अभी लोग बहुत महंगाई में पिसे हुए हैं, बेरोजगारी में, क्योंकि ऐसा वो जाल बिछा के गया है, ऐसी चीज़ें वो करके गया है कि लोगों को 50 लाख 1 करोड़ नौकरियां देने की बजाय 1 करोड़ से ज़्यादा लोग 4 साल के अंदर बेरोजगार हुए हैं। 50 लाख घर तो दूर की बात है, 50 घर बना के लोगों को नहीं दे के जा सका, बल्कि लोग बेघर हुए हैं। तो कहने से मुराद ये है कि हमारे आने वाले दौर में अगर हम लोगों को रिलीफ ना दे सके, हमारा टेन्योर 1 साल 2-3 महीनों का है, अभी भी 14-12 महीने अभी, 14 महीने 15 महीने अभी बाकी हैं, और उसके अंदर उस शख्स की बात कर रहा हूँ, वो एब्सोल्युटली राइट, और उस बंदे के बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, उसकी कैबिनेट की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ जिसने इस पाकिस्तान में डिलीवर किया है, जिन्होंने यहाँ हज़ारों किलोमीटर लंबी मोटरवेज बनाई हैं, जिन्होंने पावर प्लांट्स लगाए हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को अट्रैक्ट किया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह डिलीवर करके आपको दिखाएगी। अच्छा, मुझे समझा दीजिएगा थोड़ा सा किस तरह डिलीवर करके दिखाएगी। इंटरनेशनल मार्केट आलमी सतह के ऊपर ब्रेंट और क्रूड ऑयल की प्राइसेस आसमानों से बात कर रही हैं। रशिया यूक्रेन का तनाज़ा है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। चीन से हमने कर्जा लेने की बात कर दी है। हम सऊदीया जाते हैं, हम यूएई जाते हैं, हम किसी मुल्क जाते हैं, हम लोग कशकोल लेकर जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं, वो खुद कहते हैं कि देखिए मैं आपसे मांगने आया हूँ, हम आने वाले वक्तों के अंदर अपने पाँव पे खुद खड़े होंगे, पसीना बहाएंगे, खून बहाएंगे। ये वजीर आजम साहब की इस तरह नहीं है बात मैं आपको बताता हूँ कैसे है। बात इस तरह हुई है कि हमारी जो बातचीत चल रही है, अभी आप देखें ना $2.5 अरब जो चाइना ने दी है, ये भी मामूली सी बात है, वरना चाइना तो हमें $62 अरब दे रहा था। चलें छोड़ दें उस बात। अभी कतर, सऊदी अरब और यूएई से आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये 8 से 10 बिलियन डॉलर की है, यानी $10 अरब की है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी। और ये क्यों आती है मैं आपको बताता हूँ। हमने दुकानदारी की हुई है, अच्छा दुकानदार होता था ना, तो वो जो फैक्ट्री वाले होते थे उसके पास ना 200 कार्टन छोड़ जाते थे, ऑर्डर होता था 100 कार्टन का, तो उस दुकानदार ने कहना जी मैंने तो 100 कार्टन मंगवाए हैं, वो कहता है कोई बात नहीं, बाकी 100 के भी पैसे आ जाएंगे। अब जब जो हुक्मरान जो आके बैठे हैं ना, इनके बारे में पूरी दुनिया को मालूम है कि इन्होंने पाकिस्तान में डिलीवर किया है, इन्होंने दुनिया के साथ ताल्लुकात रखे हैं, इन्होंने CPEC की बुनियाद रखी है, इन्होंने अपनी पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली के लिए दिन रात एक किया है, और ये करेंगे। मुश्किल हालात हैं, और इन्हीं मुश्किल हालात में देखें ड्राइवर कौन होता है, अच्छा ड्राइवर कौन होता है, जब गधा सामने आ जाए या कोई और चीज़ सामने आ जाए तो उससे अपनी गाड़ी को बचाए। लेकिन अभी आपके इकोनॉमी के ड्राइवर है मिफ्ता इस्माइल साहब, उनसे आपके साबिक इकोनॉमी के ड्राइवर इसहाक डार साहब भी खुश नहीं है। हनीफ अब्बास साहब, देखिए मैं कहता हूँ, मैं मिफ्ता साहब की कामयाबी के लिए दुआगो हूँ, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपने पता नहीं कहा है कि नहीं कहा, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि डार साहब के और मिफ्ता साहब के एक्सपीरियंस में बड़ा फ़र्क है। मिफ्ता साहब गलत फैसले कर रहे हैं? नहीं, गलत फैसलों की बात ही नहीं मैं कर रहा, मैं कोई इकोनॉमी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल नहीं, लेकिन दुकानदारी तो आपने की है ना? हाँ, जो डार साहब हैं उनका एक्सपीरियंस भी और उनके फैसले भी, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को मुश्किल से निकाला है। चलिए इसी पॉइंट पे ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद गुफ्तगू करेंगे कुछ अगले इंतखाबात की। कुछ नशस्तें हैं 20 के करीब, जिसके ऊपर ज़मीनी इंतखाबात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी बड़े अहम हैं और PTI के लिए भी बड़ी अहम है। आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हुकूमत ने कहीं अपने पाँव पे कुल्हाड़ा तो नहीं मार दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराकर, और इस मुश्किल वक्त में जहाँ ऑलरेडी लेजिस्लेशन भी हो चुकी, जहाँ ऑलरेडी फैसले भी हो चुके, जहाँ मुआहदे भी हो चुके, जहाँ बहुत सारे मामलात बकौल इस हुकूमत के गड़बड़ भी हो चुके थे, तो फिर इस हुकूमत को यहाँ आने इस टाइम पर आखिरी 1-1.5 साल के अंदर क्या जो है वो जल्दी थी। लेकिन अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वैसे अब पंजाब के अंदर बड़े अहम सारे के सारे जो 20 हल्के हैं उनके ऊपर इंतखाबात होने, जीत जाते हैं तो हमजा शहबाज शरीफ साहब के लिए हुकूमत इस्तेहकाम का शिकार होगी, और अगर नहीं तो अदम इस्तेहकाम का शिकार होगी, और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है। क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि मेरी जो PTI के रहनुमाओं से बात होती है, या इवन शेख रशीद साहब से भी बात होती है, वो भी कहते हैं कि हम तो 13 से 17 सीटें हम जीत जाएंगे। अच्छा, पहली बात यह, अगर वो 13 से 17 सीटें जीत रहे हैं तो धांधली का वावेला क्यों कर रहे हैं? हर जगह शोर मचाया हुआ शाह महमूद कुरैशी ने, हर जगह शोर मचाया हुआ इसने भी, जिसका नाम अभी आपने लिया रावलपिंडी के, आप नाम भी नहीं लेना पसंद नहीं, मैं रावलपिंडी का बनारसी ठग कहता हूँ उसको,
अगर हाँ वो भी उसका भी आप कह रही हैं, वो भी कह रहा है धांधली होगी, 17 को धांधली होगी। और दूसरी वो बात ये कहता है कि ये मैं आपके प्रोग्राम पहला प्रोग्राम है, वरना मैं और भी किसी जगह कहता कि वो कहता है कि 17 को खून खराबा होगा। इसको कैसे पता चला खून खराबा होगा? यानी इसकी इन्वॉल्वमेंट है, लोगों के कत्लेआम में इसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, और ये बावला हुआ है और इसको समझ नहीं आ रही कि मैं बात क्या करूं। आप देखें पूरी पीटीआई शोर मचा रही है, मैं आपको ये कह रहा हूं वसूख के साथ, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम को साथ मिलाते हुए कि इंशाल्लाह 17 जुलाई को शेर के निशान को कामयाबी नसीब होगी और 16 सीटें इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे। 16 सीटें मैं भी कह रहा हूँ, मेरे बाकी साथी भी कह रहे हैं, मुंह से मेरे भी निकल गया है, बाकी दोस्तों के मुंह से भी निकल गए हैं। जो 4 सीटें वो कौन कौन सी है बस? वो 4 सीटों का मुझे पता नहीं है, ये तो वैसे मैंने बात की है ना, मैं कोई कैलकुलेशन करके तो नहीं आया, लेकिन कुछ सम्मी रूहानी ताल्लुक रखते हैं, तो उस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि 16 इंशाल्लाह सीटें हम जीतेंगे अल्लाह ताला। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो 16 सीटों की आप बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो PMLN पे माजी में भी वो लोग लगाते हैं वो ये था कि गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल करते, इसीलिए वो कह रहे हैं कि धांधली भी होगी, इसीलिए वो कह रहे हैं 17 को गड़बड़ भी होगी, इसीलिए वो कह रहे हैं, फिर वो ऑब्वियसली राना सनाउल्लाह साहब के कुछ ट्वीट्स भी आए थे पहले कि आएँ तो सही इस्लामाबाद फिर हम देखेंगे। वो कहते हैं आप लोग तो गुल्लू बांटें। नहीं, दो चीज़ें मुख्तलिफ है ना। देखें, हमें इलेक्शन लड़ना आता है, हम सिर्फ यहाँ हवा में खड़े होकर जो है वो बात नहीं करते। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किसके पास? वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास। यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर हमारी तंजीम साजी हो चुकी हुई है। तो इसलिए जब वोटर को घर से निकालना होता है वो चीज़ और होती है। जलसों में जलसों के अंदर, जुलूसों में तो आते ही नहीं ये लोग, पीटीआई का तो कोई जुलूस में नहीं आता। जलसों में जो भंगड़ा डालना होता है या डांस करना होता है, जो मॉडर्न जो लफ्ज़ है डांस का, वो करना, वो डिफरेंट चीज़ें होती है। वो तो मौसम आप देखते हैं, शाम का वक्त होगा, जलसा होगा, फलां जगह जाएंगे, हल्ला गुल्ला होगा, वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो अभी 5 दिन बाद परेड ग्राउंड के अंदर मैं कहता हूँ ये डेली आए। डेली क्यों है? डेली आके जलसे करे। ये वो कहाँ गया लॉन्ग मार्च इनका? कहाँ गया लॉन्ग मार्च? वो 25 लाख लोग, वो 20 लाख लोग कहाँ गए? वो तो नहीं आए दोबारा। तो संडे को क्या होने जा रहा है? संडे को कुछ भी नहीं, वही होगा, वही डांस, वही गाना, वही बजाना, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इस मुल्क के अंदर आईनी तौर पे हुकूमत तब्दील हुई है और आईनी तौर पे हुकूमत तब्दील होगी। अभी आप बात कर रही थी कि भाई जी अगर 16 सीटें नहीं आती और हमारी वहाँ मेजॉरिटी नहीं रहती तो हम क्या करेंगे? रोना शुरू कर देंगे। हम इमरान खान की तरफ मतलब कि ज़ोर ज़ोर से चीखेंगे, अब्बू को कहेंगे अब्बू जी आ जाएं, अम्मी जी आ जाएं, बचाएं। इस तरह तो नहीं होगा ना। या ये तो नहीं कहेंगे कि अदालतों ने गलत फैसला कर दिया है, या ये तो नहीं कहेंगे कि इस वक्त फ़लाँ ने हमारे खिलाफ फैसला कर दिया। नहीं, हम ये कहेंगे कि जमहूरियत के अंदर जब आप मेजॉरिटी खो देते हैं तो फिर आपको कोई हक नहीं होता कि आप हुकूमत करें। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कि इस टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट से बाहर है, प्रैक्टिकली पार्लियामेंट नेशनल असेंबली में कोई ऑपोजिशन नहीं है। राजा रियाज साहब ऑपोजिशन लीडर हैं जिनके बारे में मशहूर ये हुआ है और मशहूर ज़माना है कि आप लोगों से उन्होंने टिकट लेना है बाद में। तो ये कैसी गवर्नमेंट हुई जिसकी ऑपोजिशन ही नहीं है? ये किसने आपको कहा कि ऑपोजिशन है? ये आप कह रही हैं। तो आईनी तौर के ऊपर राजा रियाज इस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। मुझे बताएं, जाए अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कोई उठ के वकील चला जाए, कोई मेरा भाई लॉयर चला जाए, जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट कर दें। राजा साहब ने आप लोगों से टिकट लेना है या नहीं लेना है, ये बता दें, कंफर्म कर दें। ये तो उनको पता होगा, देने वालों को पता होगा, मैंने तो नहीं देनी टिकट। नहीं, आपकी मुस्कुराहट कुछ और बता रही है बस। नहीं, बेशक वो ले लें, अभी लीडर ऑफ द अपोजिशन है ना, उसके बाद ले लें, जिस मर्जी हुकूमत को ज्वाइन कर लें। जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, सेशन से मुराद जमात से उन्होंने टिकट लेना, वो उसकी मुखालफत कैसे करेंगे बस साहब? नहीं, उन्होंने की है, पिछले दिनों मुखालफत की है, 2-3 चीजों में मुखालफत की है उन्होंने, राजा रियाज साहब ने। हल्की हल्की की है, ये सख्त की है, मुझे तो नहीं पता। इमरान खान को, फिर इमरान खान को किसने काटा था कि वो जाके तो बाहर चले गए? वो आए ना असेंबली के अंदर, आके राजा रियाज की जगह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने। ये कभी हो सकता है कि मैं कहूँगा मैं हर वक्त जीतता रहूँ? मैं कभी हार नहीं सकता। देखिए ना, मुल्क का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 88 के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन थे और बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी। 90 के अंदर वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब थे और लीडर ऑफ द अपोजिशन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी। इसी तरह फिर 93 पे चले जाएं, फिर 97 में चले जाएं। मतलब कि इस तरह हुकूमतें बनती हैं, इस तरह आइन और कानून की बालादस्ती होती है। राइट।
अच्छा, अब मुझे जो है ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद फिर मैं आपसे वो तरमीम की बात करूंगी जिस तरमीम के हवाले से हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की तरमीम के हवाले से बड़े इमरान खान साहब को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। वो ये भी फरमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हम जाएंगे और जाकर हम मामलात को जो है वो उठाएंगे, स्पेशली नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को जो टुथलेस इदारा बनाया जा रहा है। विल टॉक अबाउट दिस आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की जो अभी की हुकूमत है इसके चैलेंजेस। अब्बास साहब, इमरान खान साहब इस वक्त फरमाते हैं कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के तो आपने दांत ही निकाल दिए हैं। आप लोगों ने जो पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन की है वो सारी इसलिए ताकि चोर डाकू जितने लुटेरे हैं उनको आप बेसिकली दवाम बख्श सके या उनको आप बचा सके। अच्छा, मेरी बात सुने, सबसे बड़े चोर डाकू वो इमरान खान खुद है, उसके हवारी हैं। और 4 साल में जो ये कुछ नहीं निकाल सका अपनी हुकूमत होने के बावजूद, तमाम अदारों को इस्तेमाल करने के बावजूद, क्यों नहीं निकाल सका, किस तरह नहीं निकाल सका? ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा आपके सामने है, उनकी बेल जब हुई, एहसन इकबाल, शाहिद खान अब्बासी की जब बेल होती है तो क्या लिखती है सुप्रीम कोर्ट। अब फिर आ जाएँ, अभी जो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की और हमजा शहबाज की बेल हुई है, कन्फर्मेशन हुई है FILM केस पे, उसमें क्या जज ने लिखा है? उसने जज ने लिखा कि ये कोई चीज ऐसा एविडेंस नहीं दे सके जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं इनको, तो इसका मतलब हम दांत निकाल दें? मेरी बात नहीं, दांत नहीं निकाल दें। आप देखें, सबसे बड़ा इल्जाम तो आप लगा रहे हैं ना। देखें, अभी देखें, और खुर्रम दस्तगीर साहब की उसके सारे दांत शांत सारों की मौजूदगी में अगर वो कुछ नहीं हमारा कर सका और 4 साल एक ही रट उसने लगाई रखी, चोर डाकू। वो ना मोहल्ले में एक चोर आ गया, वो चोरी करके भाग रहा था, मोहल्ले वाले जागे, उन्होंने उसके पीछे भागना था तो उसने भी शोर मचाना शुरू कर दिया, चोर 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 चोर। अभी देखे ना, आंटियों के पास से 5 कैरेट का निकले हीरे निकल रहे हैं। आप लोगों ने क्या बता लिया? अब मुझे बताएं तो सही ना, 2.5 महीने गुजर गए और सुने तो सही ना पहले। कौन से? अभी तो सारे जितनी करप्शन है सबका खुरा जो है वो गोगी हो या उस्मान बुज़दार हो या कोई और लोग, ये जो रिंग रोड वाले जितने इसके किरदार थे, ये सारों का खुरा इमरान खान के घर तक जाता है। और दूसरी बात, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, किसी ने 5 कैरेट की अंगूठी दे दी, किसी ने ले ली, उसको छोड़ दें। इमरान खान के 2-3 स्कैंडल ऐसे हैं जिसके ऊपर सीधा ये जेल जाता है। कौन से स्कैंडल? और वो है कि चीनी उसने बाहर भेजी, 1 महीने बाद वापस मंगवाई महंगी। उसने गंदम बाहर भेजी और उसने वापस मंगवाई। उसने इस वक्त 50 अरब रुपए का मेडिसिन के ऊपर, 50 अरब रुपए का जो गबन हुआ है उसमें इमरान खान का हिस्सा है। उसमें इमरान खान का हिस्सा है। ये सारे केसेस बने और बन रहे हैं। ये जो स्कैंडल्स की बात कर रहे हैं, ये स्कैंडल्स पकड़े। मेरे सोर्सेस कहते हैं काबीना के अंदर बैठे हुए कुछ लोगों ने कहा कि छोड़ें, इंतकामी सियासत हो जाएगी। अगर उन्होंने कहा है तो फिर जिन्होंने ये बात कही है ना मेरी कैबिनेट के अंदर बैठ के, मैं तो दुआ करूंगा कि आने वाले दौर में फिर ये अपोजिशन में जाएं और जिन्होंने कही है उनको उसको छितर पड़े इस इमरान खान। आप अपनी काबीना के लिए जी मैं कह रहा हूं, अगर उन्होंने उनमें से किसी ने कहा है, वैसे कहिए तो या नहीं कही, बताएं। मुझे नहीं पता, मैं तो आपको साफ कह रहा हूं कि उनको फिर अपोजिशन में वो आए और इमरान खान हुकूमत में आए और फिर उनको बताए कि अपोजिशन क्या होती है। अच्छा, ये जो स्कैंडल्स हैं इनके ऊपर तो आप बड़े अरसे से काम कर रहे हैं ना, 2.5 महीने कौन सा अरसे से काम करें? अभी 2 महीने हुए हुकूमत आई है, खुदा का नाम। मरियम नवाज खुद 2 महीने की हुकूमत में ही काम करना था, बाकी फाइलें हमारे पास तो नहीं है ना। अभी एक बात और बताऊं, एक प्रोग्राम में मैंने कही थी, इमरान खान इस तरह करे ना, इस तरह उसकी शलवार के अंदर जो पॉकेट है और जो कमीज के अंदर पॉकेट है या वेस्ट कोट जो पहनता है, वो ऐसे ऐसे करे ना तो अरबों रुपए निकलेंगे वहां से, करप्शन के अरबों रुपए। तो कुछ कर नहीं रहे आप लोग? बस वो करना चाहिए जिन्होंने। तो आपको नैब को टुथलेस नहीं बनाना चाहिए था? नैब के हवाले से आपको हमारे पास FIA है, एंटी करप्शन है, लेकिन FIA के ऊपर इल्जाम ये आता है कि वो तो बेसिकली हुकूमत के अंडर होती है ना, जो हुकूमत होगी वो देखे ना। फिर आप करने लगे तो आप हुकूमत के अंदर ही होगी। अब इमरान खान के अंडर तो सारी जिंदगी चीजें नहीं रह सकती ना, कभी हमारे अंडर भी तो आनी है। अब वो सेल भी हमारे अंडर आ गए, जेलें हमारे अंडर आ गई हैं जिसमें इसने जाना है, इसके साथियों ने जाना है, इमरान खान साहब जिसमें शेख रशीद ने जाना है, जिसमें इमरान खान ने जाना है, जिसके अंदर इसके तमाम साथियों ने जाना है जिन्होंने अद्वियात स्कैंडल किया है, जिन्होंने चीनी का किया है, जिन्होंने गंदम का किया है। वो इमरान खान साहब कहा करते थे मेरी बंदूक की नशस्त पे। नहीं, हमारी बंदूक शंदूक पे नहीं है। अच्छा। 15-20 लोग ऐसे हैं इसकी कैबिनेट के और इधर उधर के
जो इसने एडवाइज़र वगैरह लगवाए हुए थे उनके ऊपर काम हो रहा है और वे सारे जेल में जाएंगे। कौन कौन है? मैं नहीं बताना चाहता अभी आपको। अच्छा, केसेस कब बन के सामने आएंगे बस साहब? मेरा ख्याल है कि इस साल के एंड तक सारे केसेस आ जाने चाहिए, मैच्योर हो जाने चाहिए। ठीक है, और इंतखाबात अगले साल होंगे? अगले साल तो इंशाल्लाह। बाय दोज 8 मंथ्स मामला कहीं ना कहीं इंशाल्लाह लगेगा। इंशाल्लाह। ठीक है, इमरान खान साहब आजकल एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, इस हुकूमत को लाने वाले अंदरूनी और बैरूनी साजिशें हुई हैं। नहीं अभी तो देखें पहले बताएं ना, आपको लाने में किसने साजिश की है? पता अंदरूनी नहीं और जी, बैरूनी? हमें तो पता है कि हमने तो अपनी अददी अक्सरियत जाहिर की है और उससे हम हुकूमत में आ गए हैं। इमरान खान साहब को क्योंकि देखें ना, वो ये कहते होते थे कि मैंने फ़लाँ को अंपायर नहीं कहता, लेकिन अब परसों उन्होंने साफ़ सुथरा फ़ौज की तरफ इशारा कर दिया और हर चीज़, और नफ़रत की इतनी इंतहा है कि अपने सोशल मीडिया के ज़रिए वो अपनी ज़ाती नफ़रत को पूरे इंस्टीट्यूशन को और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने पर लग गया वो शख्स। यानी बाकायदा पेड लोग इसने दुबई में और लंदन में और पाकिस्तान में बिठा दिए जो सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन को निशाना बना रहे हैं। ये देखें, ये अदलिया के जजेस को निशाना बनाते हैं। हम आपके सामने बैठे हैं, हमें बहुत बड़ी सज़ा हुई, उस सज़ा के वक्त मेरी वीडियोस निकाल के बताएं कि मैं लोगों को मना कर रहा हूं और मेरे मुंह से एक लफ्ज़ गंदा नहीं निकला। मैं चला गया, क्यों चला गया? क्यों? मैंने सोचा कि इसी निज़ाम ने मुझे सज़ा दी है, इसी निज़ाम ने मुझे रिलीफ देना है। आज अदालतों के जजेस को यह निशाना बनाता है अगर इसके हक़ में फ़ैसला ना आए। आज फ़ौज के ऊपर जिस तरीके से इसने, आज हिंदुस्तान के चैनल देखे ना, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमें तो अब अरबों रुपए पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, इमरान खान काफ़ी है। और आज इसको गुस्सा किस बात का है? आज इसको गुस्सा इस बात का है, मैं तो हैरान हूँ उन लोगों पर, रिटायर्ड फ़ौजी लोगों के ऊपर जो इसके हक़ में बात करते हैं कि खुदारा हो सकता है आसिफ अली जरदारी का भी इख्तलाफ हो इस्टेब्लिशमेंट से, हो सकता है मियां नवाज शरीफ का भी इख्तलाफ रहा हो इस्टेब्लिशमेंट से। क्या कभी उन्होंने ये सोचा कि ये इंस्टीट्यूशन ही ना रहे? ये तो इस तरफ जा रहा है कि ये इंस्टीट्यूशन की तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। अच्छा, लेकिन और इस वक्त इसका ज़हन सिर्फ एक ही है जी, ये अपने आधा किलो गोश्त के लिए पूरी की पूरी गाय जो है वो ज़िबा करना चाहता है। लेकिन तनकीद का निशाना तो PMLN भी अच्छा खासा बनाती है नहीं, ना। मैं कहता हूँ जल्द से जुलूसों देखिए के अंदर मेरी बात नाम लिया आप लोगों ने। नहीं, वो कोई, मैं कहता हूँ उसको निकाल लें और ये जो गंद पूरे सोशल मीडिया पे ये लेके जा रहा है उसको एक तरफ रख लें। देखे ना, मीर जाफर और मीर सादक कहने के उसको शर्म नहीं आती कि वो जो शोहदा हैं उसके कमांडर को जब आप ये बात कह रहे होंगे कि वो मीर जाफर और मीर सादक हैं, आज पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनके सामने पुल तो बांधा हुआ है ना हमारे शोहदा ने, उनके खून ने बांधा हुआ है। आज जब वो शहीद की डेड बॉडी उसके घर पहुंचती है और उसकी जवान बेवा अपने 2 साल बच्ची के साथ या बच्चे के साथ जब ताबूत के साथ लिपटती है तो इसको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए कि कभी कहता है जी मीर जाफर है, मीर सादिक है, कभी कहता है न्यूट्रल्स हैं। फौज अच्छी है। कौन सी फौज अच्छी है? सारी फौज को वो क्या आजकल कर रहा है आपको पता क्या? DHA एक तरफ दिखाता है इसके सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट और एक तरफ दिखा रहा होता है, फिर कहता है कि ये फौज है और ये गरीब आवाम। खान साहब क्लेम करते हैं कि सोशल मीडिया के जितने लोग जो कर रहे हैं वो PTI के नहीं। अच्छा सुने, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, आपने कई कवर किए होंगे इमरान खान के प्रोग्राम, वो निजी गुफ्तगू का भी प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड क्या बातें कर रहा होता फौज? मैं तो यहाँ न्यूट्रल हूँ, चाहे आप न्यूट्रल हैं तो फिर अल्लाह मालिक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो बख्श ही नहीं रहा, उससे नफरत खत्म ही नहीं हो रही। शेख साहब का मुझे बताएं अब्बास साहब, क्योंकि शेख साहब से आपकी बड़ी कुर्बत है, तो शेख साहब तो बड़े करीब रहे हैं, गेट नंबर 4 की भी बात करते रहे, हमेशा तासुर भी दिया उन्होंने कि मैं फ़ौज के इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हूँ, तो वो आजकल क्यों इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं? कुछ तो होगा। देखिए मेरी बात सुने, मैं अक्सर प्रोग्रामों में एक ही लफ्ज़ मेरे मुंह पे चढ़ता है, क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरवा। अब जब शेख रशीद जैसा बंदा और फवाद चौधरी जैसा बंदा जब फौज को, सिपाही को, कमांडर को चौकीदार कह रहा होता है तो मैंने कई दफ़ा मेरी सिक्स सेंस काम नहीं कर रही होती कि ये कैसे मुमकिन है कि ऐसे छोटे छोटे बूढ़े लोग, ये शेख रशीद जैसे कमज़ोर लोग, ये फवाद चौधरी जैसे लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करें पाकिस्तान के अंदर बैठ के, ये तो मुमकिन नहीं है। तो मुझे समझ से बालातर है कि ये कहता है कि इमरान खान के मुकाबले में अगर इमरान खान और फ़ौज की लड़ाई हुई तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा होऊंगा, ये शेख रशीद कहता है। इसको मैं इतना जानता हूँ, अभी मैं आपके प्रोग्राम में कहता हूँ, अल्लाह से डरते हुए कहता हूँ, मैं बहुत डरता हूँ अल्लाह से, मेरे मुंह से कोई बड़ी बात ना निकल जाए। अगर शेख रशीद को पता हो ना कि मैं इस कमरे में, इस स्टूडियो में बैठा हूँ, तो अगर आपके पूरे इस ब्लॉक के अंदर आ जाए ना तो मैं सियासत छोड़ दूँगा। ये इतना दलेर है। ऐसा क्यों? ये इतना दलेर है, आपने डरा के रखा हुआ फिर ये इतना दलेर है, मैं आपको बताता हूँ। और वो जब ये बात कह रहा हो तो उसके पीछे जाना चाहिए कि कौन है जो इसको ये कहने पे मजबूर कर रहा है।
कोई है कोई है जो इसको कह रहा है कि ये बात करो, ये इतना बहादुर नहीं है। ये तो किसकी जिस तरफ दिन इशारा से कर रहे हैं? ये मेरी बात सुने, ये तो इस ईद के ऊपर नमाज नहीं पढ़ सका पिंडी के लोगों के सामने, ये तो किसी पिछले 4 साल में जनाजों में नहीं जा सका पिंडी के अंदर, ये तो किसी शादी में नहीं जा सकता पिंडी के लोगों के अंदर। तो कहने से मुराद ये है कि ये चीज़ें जो हैं ये मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान का बायस बनेंगी। इनको रोकना चाहिए। जिन पे आपने मुकदमात बनाएं, उनको अंदर डालें। जिसने सियासत करनी है वो आइन के अंदर रह के सियासत करे, कानून के अंदर रह के करें। अभी देखें ना, लॉन्ग मार्च के अंदर थोड़ा सा कानून को तोड़ा था, तो थोड़े थोड़े पड़े हैं ना बड़े मीठे मीठे डंडे। ये अच्छी बात थी, नहीं, बहुत अच्छी बात है। जब कानून को ये तोड़ेगा, जब तोड़ेगा इमरान खान, इसको मार पड़ेगी। ये धमकी के तौर पे लिया जाए, आप जो मर्जी कह लें, जब ये कानून हनीफ को अब्बासी तोड़ेगा। साहब इधर बैठकर इमरान खान साहब को धमकी दे रहे हैं। मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं जब कानून को तोड़ेगा इसको उसका खमियाजा भुगतना तो ये अभी निकल रहे हैं 5 दिन बाद, फिर क्या? नहीं, वो तो जलसा करने आ रहे हैं, डांस डूंस करके चले जाएंगे, चले जाएं। आप उसको ज्यादा कुछ नहीं समझते? नहीं, उसको कोई इश्यू नहीं। हाँ, जब वो रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, जब पीटीवी के अंदर एंटर होने की कोशिश करेंगे, जब पार्लियामेंट के अंदर एंटर होने की कोशिश करेंगे, उस वक्त हम नहीं होने देंगे। या सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ें हम नहीं होने देंगे। ठीक हो गया। हनीफ अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। नाज़रीन, इसी के साथ मेरे शो से इजाज़त। इतना ज़रूर है कि सियासत बढ़ती चली जा रही है एक ऐसे पॉइंट पर जहां नो रिटर्न हो, और इस सियासत को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर लेकर आनी है पाकिस्तान के अंदर, तो अल्टीमेटली मेज़ पर बैठना होगा। मुमालिक जंगें करते हैं, उसके बाद मेज़ पर बैठते हैं, तो फिर हमारी सियासी जमातें क्यों नहीं बैठ सकती? सबसे अहम तो ये बात है, क्या इमरान खान साहब और ये तमाम जमातें इकट्ठी बैठेंगी या नहीं? दिस इज़ अ क्वेश्चन आई लीव टू यू। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।